हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इन लास्ट लेक्चर हमने समरी ट्रायल डिस्कस किया था। तो ये सब जो प्रोविजंस हैं समरी ट्रायल और कंपाउंडेबल ऑफेंस के और प्ली बार्गेनिंग के, तो ये सब इसीलिए प्रोविजंस हैं ताकि केसेस क्विकली डिस्पोज ऑफ हो सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं, क्रिमिनल केसेस का ह्यूज पेंडेंसी रहती है। ठीक है, बहुत सारे केसेस, अरियर्स ऑफ केसेस होते हैं, तो इसीलिए वो जल्दी से डिस्पोज ऑफ हो सके, इसलिए ये प्रोविजंस है। तो उसी में ही आगे हम प्ली बार्गेनिंग करेंगे, जो कि चैप्टर 21A में सेक्शन 265A से L है। बट बिफोर दैट मैं आपसे समरी ट्रायल का एक प्रोविजन डिस्कस कर लेती हूँ। शायद कल मैं भूल गई थी। तो जो समरी ट्रायल में मैक्सिमम कन्विक्शन होता है वो 3 मंथ्स का ही होता है, उससे बियॉन्ड नहीं होता। दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 262। तो 262 में ये दो चीजें दी हैं, एक तो समरी ट्रायल का ट्रायल समन्स केस की तरह होगा, एंड सेकेंड इज 3 मंथ से ऊपर कन्विक्शन नहीं होगा। सो दिस 3 मंथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेनी अ टाइम्स आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस आल्सो। ठीक है, अब हम प्ली बार्गेनिंग पे आते हैं। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं, प्ली यानी गिल्ट। ठीक है, तो आपने जब और पहले के ट्रायल पढ़े थे, सेशन ट्रायल पढ़ा था, वारंट ट्रायल पढ़ा था, तो सब में आपने पढ़ा था कि एविडेंस लेने से पहले जब चार्ज फ्रेम होता है तो एक्यूज से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डू यू प्लीड गिल्टी टू द चार्ज, इस तरह से, तो उसी पे उसका कन्विक्शन हो जाता है। बट ये थोड़ा सा एक अलग प्रोसीजर रखा गया है। तो यहाँ पे भी एक्यूज मानता है कि उसने गिल्ट किया है, एक्यूज एडमिट कर लेता है कि उसने गिल्ट किया है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस को लेके बार्गेनिंग होती है। यानी कि एक्यूज कहता है कि मैं तो गिल्ट अपना प्ली कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी कुछ कंसेशंस मिलने चाहिए। तो वो कंसेशंस क्या हैं और क्यों है, ये हम डिस्कस करेंगे इन द चैप्टर 21A सेक्शन 265A to L। ठीक है, तो ये जो प्ली बार्गेनिंग का प्रोविजन है सीआरपीसी में पहले से नहीं था। तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 से आया, 5 में इंट्रोड्यूस हुआ है और विद इफेक्ट 2006 में आया। सो इफ यू डू नॉट रिमेंबर, यू कैन सिंपली राइट it has come into effect from 2006 or 2005, whatever, or criminal law amendment 2005, whatever you can remember। ठीक है, तो उसके बाद में इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहेगी कि ये चैप्टर कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। तो चैप्टर ये जैसा आपने समरी ट्रायल आपने पढ़ा था, तो आपने उसमें कुछ देखा था कि कुछ ये समन्स केस में समरी ट्रायल एप्लीकेबल हो जाता है, कुछ एक वारंट, थेफ्ट एंड अदर कॉग्निट ऑफेंस जिसमें वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 2000 तक का होता है, वहां एप्लीकेबल हो जाता है। तो प्ली बार्गेनिंग में क्या रखा गया है कि यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा टर्म्स रखा गया है। तो कोई भी ऑफेंस जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान हो, यानी एनी ऑफेंस विच इज पनिशेबल अप टू 7 years, उसमें ये चैप्टर एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब 10 साल का अगर कोई ऑफेंस है जिसमें 8 साल या 10 साल ऐसा पनिशमेंट है, तो उसके लिए एक्यूज ये बार्गेनिंग नहीं कर सकता है। अपने गिल्ट पे सेंटेंस की कोई बार्गेनिंग नहीं होगी। मतलब ये बार्गेनिंग नहीं होगी कि इतने साल की सजा है तो मुझे इतना इतना मिल जाए। ठीक है, इस टाइप का कुछ भी नहीं होगा। तो ये सिर्फ 7 साल तक के में होगा। अब जब हम लिखते हैं अप टू 7 years, तो इसमें या अप टू 2 years या अप टू 1 year, जहां पे भी ये इस टाइप के प्रोविजन होते हैं, तो इसमें डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ अपने आप ही एक्सक्लूड हो जाता है। तो आपको ऑटोमेटिकली याद रहना चाहिए कि अप टू 7 years एंड ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। ठीक है, तो दोनों ही जगह प्ली बार्गेनिंग, चाहे केस पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट हुआ हो, चाहे कंप्लेंट पे इंस्टीट्यूट हुआ हो, दोनों ही जगह पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो यू नो दैट देयर माइट बी चांस की कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो एफआईआर हुई हो, फिर उसका कंक्लूजन पुलिस रिपोर्ट पे हुआ, तो केस पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट हुआ। फिर हो सकता है कि कोई बंदा डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कर दिया हो, या कोई नॉन कॉग्निजेबल केस हो तो उसका कंप्लेंट पे हो रहा हो हियरिंग, तो दोनों ही जगह प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पहली चीज ये है कि अगर कोई ऐसा क्राइम है जो विमेन के अगेंस्ट किया गया है, जैसे रेप का ऑफेंस हो गया, वॉयरिज्म हो गया, स्टॉकिंग हो गया, तो भले ही उसकी सजा 7 साल से कम है, कोई अगर ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन है उसकी भले ही 7 साल से कम है, सपोज मान लीजिए 5 साल है, तो भी उसमें प्ली बार्गेनिंग का
नहीं, प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। बार्गेनिंग पे, सॉरी, सेंटेंस पे कोई बार्गेनिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अच्छा, जैसे आप प्ली बार्गेनिंग पढ़ते हैं तो आपको तुरंत ये भी क्लिक करना चाहिए कि ये जो प्ली बार्गेनिंग में क्रिमिनल लॉ में, क्रिमिनल प्रोसीजर में हम पढ़ रहे हैं कि दो पार्टीज होती हैं, जैसे प्रोसिक्यूशन या कंप्लेनेंट और एक तरफ एक्यूज। तो दोनों के बीच में एक टाइप का समझौता टाइप का, इसमें आप आगे पढ़ेंगे तो एक समझौता हो रहा होता है, ठीक है। और कोर्ट के साथ भी एक समझौता हो रहा होता है कि भाई इसको इतना नहीं सजा, इसको इतनी कम सजा दे दो और मैटर को यहीं जल्दी रफा दफा करो, ठीक है। तो इसी तरीके का आपने सिविल में भी पढ़ा होगा कि सिविल में भी जब केसेस क्योंकि बहुत सारे होते हैं तो कोर्ट की पहली कोशिश क्या होती है कि वो सेक्शन 89 में प्रोसीड करे, यानी कुछ आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, कॉम्प्रोमाइज, इस टाइप का कुछ हो, ठीक है। तो उसी को जब आप अगर उसको याद रखेंगे तो आपको यहाँ पे समझने में बहुत ईजी होगा। तो ये क्रिमिनल का प्रोसीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें रख दी गई हैं कि ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन है, तो बहुत ही ये बहुत ही समझना लॉजिकल भी है कि अगर आप कोर्ट के सामने आ रहे हो ये कहने के लिए कि मुझे सजा कम दी जाए और मैं अपना गिल्ट तो मान रहा हूँ अभी, और जो भी है, तो यहाँ पे कम से कम अगर किसी ने कोई किसी विमेन के अगेंस्ट ऑफेंस किया है जो कि इट्स ऑल्सो अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, तो कम से कम ऐसे ऑफेंसेस को हम उसमें ये प्रोविजन ना रखें, उसका तो ट्रायल प्रॉपरली होना चाहिए और उसको तो हम यही मानते हैं ना कि उसको सजा ज्यादा मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन को एक्सक्लूड करा गया है। देन चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स, इनको भी एक्सक्लूड करा है, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स को भी एक्सक्लूड करा है। देन सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे ऑफेंसेस जो कंट्री की सोशल या इकोनॉमिक कंडीशन को इफेक्ट करते हों, अगर कोई ऐसा ऑफेंस एक्यूज ने कमिट करा है तो वो प्ली बार्गेनिंग नहीं कर सकता है। फ्रॉम 265A12 जिसका प्रोसीजर है वो नहीं कर सकता है। तो वो किस टाइप के ऑफेंसेस होंगे, तो ये 265A में ही लिखा हुआ है सब क्लॉज 2 में कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देगा और उस नोटिफिकेशन में लिखेगा कि नोटिफिकेशन में लिख सकता है कि ये ऑफेंसेस सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास आप CRPC में 265A के आगे जब लिस्ट पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे काफी सारे ऑफेंसेस हैं जो कि ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोशियो इकोनॉमिक माने हैं, लेकिन चाहे तो गवर्नमेंट और भी इसमें लिस्ट को और ऐड कर सकता है। तो वो ऑफेंसेस कौन से हैं वो याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको 2-4 नाम पता होना चाहिए सो दैट यू कैन राइट इन आंसर, और अगर बाय चांस पूछ लिया जाए कहीं। तो पहला तो आप समझ लीजिए सबसे पहले दिया होगा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है। फिर SC/ST एक्ट में भी एप्लीकेबल नहीं होगा प्ली बार्गेनिंग, यानी कि कोई भी ऑफेंस अगर SC/ST के अगेंस्ट कमिट होता है तो वहां पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। देन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, वहां पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, एक्सप्लोजिव एक्ट, यहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस तरह का काफी चीजें दी हैं, तो यू नीड नॉट रिमेंबर ऑल ऑफ देम, यू जस्ट रिमेंबर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आपको याद रहना चाहिए, और आप याद कर लीजिए SC/ST एक्ट एंड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इतना याद कर लेंगे तो इट इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो यहाँ पे प्ली बार्गेनिंग नहीं एप्लीकेबल होगा। ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स एज एंड सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, ठीक है। तो ये पूरा 265A में है कि ये चैप्टर कहाँ अप्लाई होगा और कहाँ नहीं अप्लाई होगा। तो 265A में अब प्ली बार्गेनिंग होती कैसे कैसे है वो हम 265B से L तक पढ़ेंगे। तो बीच में कुछ प्रोविजन जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जिसका आपको आंसर में होना ही चाहिए, वो मैं आपसे डिस्कशन करूंगी। तो 265B में क्या है कि एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग का प्रोसीजर है, एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग। तो सबसे पहली चीज है कौन ये एप्लीकेशन देगा, तो नंबर 1 आंसर इज एक्यूज ही देगा और कोई नहीं दे सकता। तो एक्यूज खुद ही कन्विक्शन मान रहा है तो एक्यूज ही एप्लीकेशन देगा। देन सेकंड थिंग कि कैसे देगा, तो वो ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ केस कोर्ट को देगा, ठीक है। और कौन से कोर्ट को देगा, उस कोर्ट को देगा जिस केस में जिसमें ऑलरेडी ट्रायल पेंडिंग, जिस केस में ऑलरेडी केसेस पेंडिंग फॉर ट्रायल, यानी कि एविडेंस नहीं लिया जा चुका है, अभी ट्रायल स्टार्ट होना है उस कोर्ट में, उसी कोर्ट में
एक्यूज जो है वो एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग दे देगा। और कैसे देगा, तो पहले तो ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ केस लिखेगा, फिर एक एफिडेविट भी देगा। एफिडेविट में लिखा होगा दैट आई एम एक्यूज्ड एंड आई हैव कमिटेड दिस ऑफेंस एंड मैं ये एप्लीकेशन वॉलंटरली प्रेफर कर रहा हूँ। मतलब मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, प्रोसिक्यूशन ने मुझे कोई, किसी ने, पुलिस ने थ्रेटन नहीं करा है, प्रोसिक्यूशन ने थ्रेटन नहीं करा है, या कंप्लेनेंट ने कुछ जबरदस्ती मुझे मैं किसी के प्रेशर में नहीं हूँ, मैंने ये वॉलंटरली प्रेफर्ड किया। तो दिस वॉलंटरली इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी हो रहा है और सेंटेंस की बार्गेनिंग हो रही है, लेकिन कन्विक्शन हो तो कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी रहा है, इसीलिए दिस वॉलंटरली, ये एप्लीकेशन वॉलंटरली प्रेफर्ड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अपनी मर्जी से एक्यूज ने एप्लीकेशन प्रेफर करी हो। ठीक है, तो इसी में ही हम, अच्छा एक चीज और है, जब आप ये वॉलंटरली प्रेफर्ड समझ रहे हैं तो आप इसी को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे जब हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट 164 सेक्शन में कन्फेशन लेती है, तब भी कोर्ट को इंश्योर करना होता है ना कि एक्यूज ने जो कन्फेशन दिया वो वॉलंटरली है कि नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी कोर्ट को हमेशा हर एक स्टेज पे, जब तक ये पूरा प्रोसीजर हो नहीं जाएगा प्ली बार्गेनिंग का, तो इंश्योर करते रहना होगा कि एप्लीकेशन वॉलंटरली प्रेफर्ड है। तो पहला ही स्टेज इसीलिए वॉलंटरली प्रेफर्ड है कि नहीं, यहाँ से ही शुरू होता है। तो इसके लिए कोर्ट एफिडेविट, बिना एफिडेविट के नहीं होगा, एक्यूज को एफिडेविट देनी पड़ेगी दैट ही हैज प्रेफर्ड द एप्लीकेशन वॉलंटरली। ठीक है, अब एक्यूज ने कोई प्रीवियस कन्विक्शन ना करा हो, जैसे सपोज अगर उसने थेफ्ट का केस चल रहा है, तो उससे पहले उसने कभी थेफ्ट नहीं करा हो। ठीक है, ये है। ठीक है, अच्छा कुछ जगह पे आप पढ़ते हैं कि जैसे प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट में पढ़ते हैं कोई भी प्रीवियस कन्विक्शन ना हुआ हो, मतलब अगर एक्यूज ने थेफ्ट किया है तो उससे पहले रॉबरी का भी ना हुआ हो, उससे पहले किसी भी चीज का, मिसचिफ का भी ना हुआ हो। ठीक है, तो प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट तब ज्यादातर तब कंसिडर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये है कि प्रीवियस कन्विक्शन उस ऑफेंस से रिलेटेड ना हुआ हो। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेज कोर्ट क्या करेगा। अब कोर्ट ने जान लिया है कि एक्यूज ने एप्लीकेशन वॉलंटरी प्रेफर्ड करी है, जो कि कोर्ट बाद में भी जानता रहेगा आगे भी, लेकिन अब कोर्ट इसी स्टेज पे एक नोटिस भेज देगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को या कंप्लेनेंट को, जो भी एप्लीकेबल है। अगर केस पुलिस रिपोर्ट पे है या सेशन कोर्ट में, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, नहीं तो कंप्लेनेंट को नोटिस भेज देगा कि आप मेरे कोर्ट में इस दिन पर प्रेजेंट हुई, और ये नोटिस एक्यूज को भी भेज देगा कि आप इस डेट पे प्रेजेंट हुई। अब जब उस डेट पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर या कंप्लेनेंट और एक्यूज सब आ जाएंगे, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, एक्यूज का एग्जामिनेशन लेगा इन कैमरा। तो जो कोर्ट है, कोर्ट विल एग्जामिन एक्यूज इन कैमरा। वाई? बिकॉज कोर्ट अगेन wants to know that whether accused wants to proceed under this procedure of plea bargaining। मतलब ये सारा सब कुछ वॉलंटरली है ना, किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं करी है, इसीलिए ये एग्जामिनेशन एक्यूज का इन कैमरा होगा। और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन दूसरी पार्टी प्रेजेंट नहीं होगी, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर या कंप्लेनेंट प्रेजेंट नहीं होगी। अच्छा, कोर्ट नोटिस भेजता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर या कंप्लेनेंट जिसको भी, तो जब कोर्ट नोटिस भेज रहा है तो उस दिन ये लोग तो प्रेजेंट होंगे, एक्यूज भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन जब एग्जामिनेशन होगा एक्यूज का कैमरा में, तो सपोज वो अगर वो लोग इस कोर्ट में दूसरी जगह प्रेजेंट है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बाहर है, तो जब एक्यूज का एग्जामिनेशन लिया जाएगा तो इनको बाहर कर दिया जाएगा, मतलब इनके एब्सेंस में होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे डेट पे क्या होगा, एग्रीमेंट होगा जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। तो वो एग्रीमेंट कैसा है, वो एक समझौता टाइप का होगा कि बिटवीन द प्रोसिक्यूशन एंड एक्यूज्ड। ठीक है, इनके बीच में, और प्रोसिक्यूशन, एक तरफ प्रोसिक्यूशन विक्टिम और दूसरी तरफ एक्यूज, इनके बीच में समझौता होगा कि ये एक दूसरे को क्या कॉम्पनसेशन देना चाहते हैं, क्या एक्सपेंसेस जो इनकर करे हैं प्रोसिक्यूशन ने वो देना चाहते हैं, या ये सब चीजें डिस्कशंस होंगे। तो ये डिस्कशंस को हमने बेयर एक्ट में भी रीड करा होगा, तो हम पढ़ेंगे अंडर सेक्शन 265B और C आगे भी पढ़ेंगे कि म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन। तो हम ये वर्ड पढ़ेंगे, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एग्रीमेंट लिख देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। यू हैव टू राइट द
दिस इज द की वर्ड विच इज इम्पोर्टेंट। तो म्यूचुअल यानी कि दोनों के बीच में, प्रोसिक्यूशन पार्टी, विक्टिम एंड एक्यूज, इसीलिए म्यूचुअल वर्ड यूज करा। सेटिस्फैक्शन मतलब सबका सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ हाँ इतना कॉम्पनसेशन देना चाहिए। अगर एक्यूज कह रहा है कि मैं 10,000 कॉम्पनसेशन देने को तैयार हूँ और प्रोसिक्यूशन का जो विक्टिम कह रहा है नहीं नहीं मुझे 15,000 लेना है, तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बन जाना चाहिए। तो इसीलिए म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन हो जाना चाहिए। डिस्पोजिशन यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि ये इन्होंने जो एग्रीमेंट हुआ है इसी पे ही डिस्पोज ऑफ हो, इसलिए दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट which is used by legislature and court also in interpreting plea bargaining, sorry, तो म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन। तो इसके लिए मीटिंग्स बैठेंगे कि एक म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन हो, उसमें डिस्कशंस वगैरह होंगे कि क्या कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस मिलने चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे जब प्ली बार्गेनिंग का पूरा 265A से L में दिया है तो बेयर एक्ट में बहुत सब कुछ लिखा है, लेकिन सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए इसका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो आप मिस नहीं कर सकते, एंड बहुत सारी चीज़ें जो इररेलेवेंट है तो आपको इसको स्किप करना चाहिए। देन अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गई थी कि जो प्ली बार्गेनिंग जैसा मैंने बताया ये पहले नहीं था, 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इसका एक लैंडमार्क केस है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस नटवर हरचंद जी ठाकुर। ठीक है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस नटवर हरचंद जी ठाकुर। तो ये 2005 का केस है। ठीक है, अभी मैंने इसकी साइटेशन नहीं नोट करी। इफ यू वांट आई विल गिव यू साइटेशन टुमारो, तो आप इसको गूगल पे पूरा सर्च करके भी पढ़िएगा। तो उन्होंने प्ली बार्गेनिंग को के बारे में, क्यों है प्ली बार्गेनिंग का पर्पस क्या है और इससे क्या फायदा होगा, कोर्ट को क्या फायदा होगा, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को क्या फायदा होगा, ये सब कुछ बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये लैंडमार्क केस है प्ली बार्गेनिंग का, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस नटवर हरचंद जी ठाकुर। तो इसमें इसी के बाद से ही प्ली बार्गेनिंग इंट्रोड्यूस हुआ था, और इससे पहले लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी, रिपोर्ट नंबर इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, 154 रिपोर्ट में प्ली बार्गेनिंग में कहा था, तभी ये प्ली बार्गेनिंग इंट्रोड्यूस हुआ है अंडर CRPC। ठीक है, अब यहाँ पे डेट दी गई है कि सब लोग आपस में बैठ के एक समझौता कर लें, जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन, कि कितना कॉम्पनसेशन दिया जाए, इस टाइप का डिस्कशन कर लें। फिर 265B यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रोविजन आप देखेंगे 265B है। ठीक है, बाद में आप यू कैन गो वेरी शॉर्ट ऑल्सो। फिर 265C में कुछ गाइडलाइंस दी है म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन की, इसमें भी काफी कुछ लिखा है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ। तो ये जो समझौता हो रहा है म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन का, इसकी कुछ गाइडलाइंस दी हैं। तो इसमें बस इतना ही है कि जो पार्टिसिपेंट्स होंगे मीटिंग में, यानी कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक्यूज और विक्टिम और उनके एडवोकेट्स, ये सब लोग जो होंगे, इनके बीच में जो डिस्कशंस होगा तो सब प्रॉपरली इन्वॉल्व होने चाहिए, सब प्रॉपरली इन्वॉल्व होने चाहिए, और वही ये सबके बीच में प्रॉपरली डिस्कशन होने चाहिए। तो यही कुछ गाइडलाइंस दिया है कि सब लोग प्रेजेंट होने चाहिए, तभी ये म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन हो सकता है अंडर प्ली बार्गेनिंग। ठीक है, उसके बाद में आप समझ लीजिए ये समझौता हो गया, यानी म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन हो गया है सारी पार्टीज के बीच में, बिटवीन द अमंग द एक्यूज्ड, प्रोसिक्यूशन, विक्टिम एंड देयर एडवोकेट्स अगर एप्लीकेबल है तो एडवोकेट्स ऑल्सो। तो फिर ये रिपोर्ट भेज देंगे किसको, अपना जो सेटिस्फैक्शन हुआ है, क्या क्या सेटिस्फैक्शन हुआ है, ये कोर्ट को भेज देंगे। मतलब अभी तक कोर्ट को पता नहीं है कि इनके बीच में क्या क्या डिस्कशंस हुए, तो ये अपना रिपोर्ट आप कोर्ट को भेज देंगे। ये किस सेक्शन में भेजेंगे, 265D में। तो अभी तक ये सब कोर्ट डेट्स दे रहा है, कोर्ट इज कम्प्लीटली इन्वॉल्व अंडर प्रोसेस ऑफ प्ली बार्गेनिंग। कोर्ट शुरू से ही पहले देखता है कि वॉलंटरली प्रिफर्ड है कि नहीं, एक्यूज का एफिडेविट ले लेता है, कोर्ट में ये एप्लीकेशन फाइल होता है, फिर नोटिस कोर्ट देता है सारी पार्टीज को क्या प्रेजेंट हुई है, फिर एक्यूज को इन कैमरा एग्जामिन करता है इन एब्सेंस ऑफ अदर पार्टी, फिर डेट देता है कि आप डिस्कशन कर लीजिए, मीटिंग रख लीजिए। फिर उसके बाद में अभी कोर्ट को पता नहीं है कि क्या इनके बीच में डिस्कशन हुआ है, क्या कॉम्पनसेशन की बात हुई है, क्या बात इन्होंने करी है। अब ये रिपोर्ट भेजेंगे, इसीलिए इस जो प्रोसिक्यूशन और एक्यूज ने सब मिलके जो मीटिंग में डिस्कशन करा है, इसकी रिपोर्ट भेजेंगे, रिपोर्ट ऑफ म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन टू कोर्ट अंडर सेक्शन 265D।
ठीक है, तो 265D में बस आपको इतना जानना है कि रिपोर्ट भेज देंगे कोर्ट को। और हाँ, और भी है, सॉरी, तो कोर्ट को रिपोर्ट भेज देंगे। अगर कोर्ट सेटिस्फाई, अगर सब लोग सेटिस्फाई हैं तो कोर्ट क्या करेगा, इस पे अपना साइन कर देगा, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यानी कि एक्यूज, विक्टिम, प्रोसिक्यूशन, अगर कंप्लेनेंट एप्लीकेबल है तो कंप्लेनेंट, तो इन सब का साइन ले लिया जाएगा। ठीक है, अब इस रिपोर्ट अभी पक्की होनी चाहिए ना रिपोर्ट, ऐसे तो कल को कोई कह दे कि हमने तो इस कॉम्पनसेशन पे एग्री नहीं करा, इसीलिए सबके साइन इज मैंडेटरी। ठीक है, और मान लीजिए कि डिस्कशन चल रहा है कॉम्पनसेशन में कि अक्यूज, जैसे मैं अक्यूज हूँ और मैं प्रोसिक्यूशन विक्टिम से कह रही हूँ कि मैं 10,000 कॉम्पनसेशन दे रही हूँ, लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो मत लो, इस टाइप की बात हो गई, और विक्टिम एग्री ही नहीं कर रहा है, तो समझ लीजिए तो क्या होगा इसका मतलब, नो म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन, नो एमएसडी। तो इसका मतलब कोई समझौता हुआ ही नहीं है। अब एक लोग एग्री नहीं कर रहा है मतलब कोई समझौता नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगा, वापस से पीछे चला जाएगा, 265B में चला जाएगा जहां पे एप्लीकेशन हुई थी और कोर्ट ने एग्जामिनेशन कर लिया था एक्यूज को, तो वापस से इनको डेट देगा कि आप बैठ के दोबारा मीटिंग करिए, तो वापस से वो 265D में चला जाएगा। तो हाँ, सॉरी 265B में चला जाएगा। 265 अभी हम आ गए 265D में, लेकिन जब अगर म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन नहीं हुआ है तो कोर्ट वापस से 265B में चला जाएगा। ठीक है, देन 265E में क्या होगा, केस डिस्पोज ऑफ होगा। तो वैसे जब मैं आगे ये प्रोविजन डिस्कस करूंगी तो आपको लगेगा कि ये जजमेंट ही है एक तरीके से, लेकिन अभी ये ओपन कोर्ट, इसको डिस्पोजल ऑफ केस लेजिस्लेचर ने इसीलिए यूज करा है क्योंकि यहाँ पे अभी ये जो भी जजमेंट बन रहा है, जो कोर्ट अपना डिसीजन फॉर्मुलेट कर रही है, वो अभी ओपन कोर्ट में नहीं हो रहा है। और जजमेंट का रूल है कि जजमेंट हमेशा ओपन कोर्ट में होता है। आपने कभी देखा है कि कोर्ट में सिर्फ दो पार्टीज बैठी हों और उनके बीच में जजमेंट हो गया और कोई वकील ना हो या और कोई क्लाइंट्स या और कोई विक्टिम वगैरह ना हो, तो कोर्ट में बहुत सारे लोग होते हैं। वही ओपन कोर्ट में ही जब जजमेंट होता है, जब सबके सामने जजमेंट होता है, तो उसी को जजमेंट माना जाता है। तो अभी ये समझ लीजिए ओपन कोर्ट में नहीं हुआ है, अभी ये केस डिस्पोज ऑफ हो रहा है, लेकिन ये ओपन कोर्ट में नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है, अब यहाँ अगर कॉम्पनसेशन एग्रीड टू हो गया है कि 10,000 देना है तो ठीक है, और ऐसा भी केस हो सकता है कि कॉम्पनसेशन का कोई बात ही ना हो दोनों पार्टीज के बीच में, केस ऐसा ना हो कि विक्टिम को सपोज कोई कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, उसको 10,000 भी नहीं चाहिए, ठीक है, दोनों के बीच में समझौता हो गया, उसको 10,000 भी नहीं चाहिए, 5,000 भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, तो कोई कॉम्पनसेशन नहीं होगा और सीधे सीधे हियरिंग ऑन सेंटेंस हो जाएगी। ऑब्वियसली यू नो कि एक्विटल नहीं होगा, एक्विटल क्यों नहीं होगा, देयर इज नो नीड, क्योंकि ऑलरेडी एक्यूज प्ली कर रहा है गिल्टी, तो हियरिंग ऑन सेंटेंस होगा। फिर अगेन द प्रोसीजर इज सेम, कोर्ट चाहे तो प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे 360 में रिलीज करे या ड्यू एडमोनिशन में वार्निंग देके छोड़ दे। 360 में चाहे प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे, जैसा आप जानते हैं 3 इयर्स का बॉन्ड साइन करवा के छोड़े, या फिर चाहे तो सेंटेंस दे दे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि सेंटेंस कितना मिलेगा। अब जैसा आप समझ रहे हैं कि 7 साल का तक का ऑफेंस हुआ होगा, यानी हो सकता है कि चोरी हुई हो या फिर हो सकता है एक्सटॉर्शन हुआ हो या और भी बहुत सारे ऑफेंसेस है, कोई भी ऑफेंस हुआ हो, तो कितना सेंटेंस होना चाहिए, तो मिनिमम दिया गया है 1/4 सेंटेंस होना चाहिए, और कोर्ट चाहे तो 1 ज्यादा भी दे सकती है, यानी 1/4। सोचिए 7 साल का ऑफेंस कमिट हुआ है और प्ली बार्गेनिंग का प्रोसेस हुआ है, इसीलिए हो सकता है कोर्ट कितना 1/4, 7 का कितना हो गया 1/4, 1.5 साल या उससे थोड़ा ऊपर हुआ, ठीक है, इतना हो गया 1/4। लेकिन अगर कोर्ट देखती है कि नहीं 1/4 नहीं, 2 साल की सजा देनी चाहिए या 2.5 साल की सजा देनी चाहिए, तो कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन है, वो 1/4 से ज्यादा की भी सजा दे सकती है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें मिनिमम पनिशमेंट दिया है, यानी कि ऑफेंस में दिया है कि मिनिमम 5 साल की तो सजा होनी ही होनी चाहिए, तब कोर्ट क्या करेगी, तब ये 1/4 की जगह कोर्ट हाफ पनिशमेंट दे देगी, आधा पनिशमेंट दे देगी। जैसे कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें लिखा है कि 5 साल की मिनिमम पनिशमेंट होना चाहिए, तो कोर्ट हाफ पनिशमेंट दे देगी। देन अब आप जान रहे केस डिस्पोज ऑफ हो गया है, लेकिन अभी ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस नहीं हुआ है, तो 265F में यही डिसीजन पूरा ओपन कोर्ट में 265F में प्रोनाउंस हो जाएगा। ओके, क्लियर। देन 265G अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी कहता है कि इस डिसीजन की क्या फाइनलिटी है, व्हाट इज द फाइनलिटी ऑफ जजमेंट, मतलब क्या ये जजमेंट अपील में जा सकता है। देन आंसर इज दिस जजमेंट इज फाइनल एंड इट विल नॉट गो ऑन अपील एक्सेप्ट, कुछ एक्सेप्शन है,
यानी मान लीजिए अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्ली बार्गेनिंग का प्रोसीजर हो रहा है तो सेशन कोर्ट में वापस ये अपील में नहीं चला जाएगा, लेकिन कहाँ कहाँ अपील में जा सकता है। आर्टिकल 226 227 में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी 227 में होगा तो हाई कोर्ट में, 226 होगा तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में जा सकता है, या आर्टिकल 136 में सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई नॉर्मल अपील जो होती है ना, हम देखते हैं कन्विक्शन से अपील हो गई मजिस्ट्रेट कोर्ट से, सेशन जज चला गया, ठीक है, उस टाइप का नहीं होगा। ठीक है, देन जी में ये दिया है। देन के अगेन इज 265, के अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब कोई भी विटनेस अपने अगेंस्ट एविडेंस नहीं देगा, मतलब नो विटनेस, जिसको हम ऐसे बोलते हैं, नो विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, मतलब वो विटनेस को कंपेल नहीं करा जाएगा कि वो अपने खिलाफ एविडेंस दे। तो मान लीजिए कि अक्यूज ने प्ली बार्गेनिंग में अपना कन्विक्शन दे दिया कि आई एम प्लीडिंग गिल्टी टू दिस ऑफेंस, थेफ्ट फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा नहीं होगा कि इसको बाहर कहीं और जाके कोई वो दूसरा ऑफेंस कमिट करे या कुछ रिलेटेड कोई और प्रोसीडिंग्स चले तो फिर वहां पे ये यूज कर लिया जाए। तो ये जो एक्यूज का जो कन्फेशन है, जो वो गिल्ट मान रहा है, वो सिर्फ प्ली बार्गेनिंग अंडर दिस चैप्टर ही यूज करा जाएगा और उसके बियॉन्ड नहीं यूज करा जाएगा। तो 265 के सिंपली यू कैन राइट इट लाइक दिस, दैट द confession given under this section will not be used as evidence। ठीक है, the plea given under whatever you can want to write। ठीक है, then L again is very important। तो जैसा आपने पढ़ा था अगेंस्ट ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन और चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा, सोशल इकोनॉमिक ऑफेंसेस पे नहीं होगा। तो 265 L में दिया है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पे भी प्ली बार्गेनिंग चैप्टर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। तो इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड प्लीज़ आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।